नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता की और भारत नेपाल संबंधों की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुनि, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस हैं विदेश संबंध के, इंटरनेशनल रिलेशंस के। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। अपने बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं एम्बेसडर रह चुका हूँ लाओस में सर। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए भारत सरकार ने मुझे स्पेशल एनवॉय भी बनाया था ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में। मैं IDSA की एग्जीक्यूटिव में भी रहा हूँ, जिसे आजकल मनोहर पनिकर। जी हाँ, उसका नाम बदल दिया है सर। उसकी एग्जीक्यूटिव में भी रहा हूँ और वहाँ पर मैं डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी बहुत समय तक रहा हूँ सर। और बाकी यूनिवर्सिटी का मेरा कैरियर है, दुनिया में घूमा हूँ इधर उधर, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे काबिल व्यक्तित्व के साथ आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सर, मुद्दे पे आते हैं। जी, आपने सुना होगा कि कल सोमवार को नेपाल में एक नई सरकार का गठन होने वाला है। जी। KP शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी। और एक बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंडा अपना कॉन्फिडेंस मोशन हार गए और कोई 16-17 महीने चली गवर्नमेंट में उन्होंने 5 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया जी। और 5वां वो सफल नहीं हो पाए। तो नेपाल में ये पॉलिटिकल अस्थिरता का दौर हम देखते हैं 2008 से चल रहा है। जब से उनका एक नया संविधान लागू हुआ, तब से आज तक नेपाल पॉलिटिकली अस्थिर है। कोई 14 गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, नेपाल में राजनीतिक व्यवस्था 2008 में बदल गई, जब वहाँ के सम्राट को, जो राजा हैं, उनको हटा दिया गया। जो माओइस्ट क्रांति हुई थी उसको हल करने के लिए भारत ने भी उसमें सहयोग दिया था, उसको समाधान निकालने के वास्ते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजा के समय में भी कोई भी सरकार अपना पूरा टाइम नहीं बिता सकी। तो उस वक्त भी था। हाँ, लेकिन उस वक्त राजा बदलते थे, वो प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को बदल देते थे। उस वक्त हस्तक्षेप था। नहीं, राजा थे। जी हाँ। तो वो अपनी मर्जी से बदल सकते थे, उसको हस्तक्षेप तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो अस्थिरता है वो इस तरह से पुरानी है। पहले वाले अस्थिरता इसलिए नहीं लगती है कि वहाँ राजा थे, तो एक न एक शासक वहाँ पे हमेशा रहा है। तो 2008 से ऐसा क्या हुआ? 2008 में मैंने कहा ना, जो माओवादियों का आंदोलन था 1994 से लेके 2004-2005 तक चला। और उसके बाद में उन राजा ने भी उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर राजा ने अपना आधिपत्य एक ऑटोक्रेटिक रूलर के रूप में लगा दिया। तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी बहुत नाराज़ हो गई और आखिर में ये हुआ कि माओवादियों ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में एक गठबंधन किया और ये तय किया कि राजा को हटाना चाहिए, व्यवस्था को बदलना चाहिए। इस वक्त हमने देखा कि भारत ने भी सहयोग किया इस पॉलिटिकल मूवमेंट का नहीं सहयोग किया है। भारत ने सहयोग किया है माओवादियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। जी हाँ। डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्योंकि वो लोग चाहते थे और ये उनके बीच में जो समझौता हुआ वो भारत में ही हुआ था। वो लोग उसको 12 पॉइंट का एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसकी वजह से ये व्यवस्था बदली है। जो अभी आप अस्थिरता देख रहे हैं वो 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन 2008 से भी, और जैसा मैंने पहले कहा उसके पहले से भी कोई एक स्थायी रूप से किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो अभी जो
पॉलिटिकल अस्थिरता है वो नेपाल में क्यों जारी है? नहीं, अस्थिरता वहाँ पे देखिए सत्ता का संघर्ष है। जी हाँ। सभी नेता जो बड़े, मैं खास तौर से 3 बड़े नेता हैं वहाँ पर। एक प्रचंड है, जी हाँ। एक देवबा है जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और एक ओली हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भी छोटी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और दूसरी तराई की पार्टियां भी हैं, उनके नेता भी है। सब के सब सत्ता लोलुप हैं। जी हाँ। और इसीलिए सत्ता में आना चाहते हैं। तो जो समीकरण उनको सत्ता में ला सके उस समीकरण में वो चले जाते हैं, और जो समीकरण उनको सत्ता का फ़ायदा नहीं दे उसको वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये जो अस्थिरता है उसका मुख्य कारण, वहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि मुख्य कारण है वहाँ की सत्ता लोलुपता जो नेतृत्व के स्तर पर है। तो लगता है कि डेमोक्रेसी वहाँ धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। जी जी। और ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि नेपाल में सरकारें ज़्यादा कार्यकाल पूरा करेंगी, उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 2008 से हुआ है। जी हाँ। तो 2008 से 2024 16 साल हुए हैं। 16 साल एक देश के इतिहास में बहुत अधिक नहीं होते हैं, जबकि आपने खास तौर से पहले साल की मोनार्की जब हटाई, हाँ सही बात है, तो बहुत बड़ी मोनार्की से आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। जी, तो ये एक्सेप्टेबल मान सकते हैं हम एज ए पॉलिटिकल। इट्स अ सेटबैक एंड लेट अस होप कि धीरे धीरे लोग भी अब नए लोगों को चुनने लगे हैं। उनको भी समझ में आने लगा है कि जो सत्ता लोलुप लोग हैं उनको नहीं वोट दिया जाए। आप सही कह रहे हैं सर। जो अभी प्रतिनिधि सभा जो दिसंबर 2022 में चुनी गई थी, इसमें बहुत से नए चेहरे थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेट अस होप सर कि नेपाल में धीरे धीरे स्थिरता है। लेकिन बात करते हैं भारत नेपाल संबंधों की। हम पाते हैं कि भारत नेपाल संबंध इन 2008 से अगर हम देखें या 2015 से देखें, धीरे धीरे नीचे ही गिरते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो राजनीतिक अस्थिरता है नेपाल में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो भी वहाँ सत्ता में आना चाहता है वो ये समझता है कि उनको भारत का समर्थन मिलना चाहिए। जी हाँ। और जो जिसको समर्थन नहीं मिल पाता है या जो सत्ता में नहीं आ पाता है वो भारत के विरोध में हो जाता है। राजा ने भी ऐसा किया था बहुत बार, और ये कुछ लोग लीडर भी, खास तौर से ओली वगैरह भी ये काम करते हैं। तो इसीलिए एक माहौल, राजनीतिक माहौल जो नेपाल के अंदर का है वो परिलक्षित होता है इस पर कि भारत के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। लेकिन और बहुत कारण है उसके। जी हाँ, जैसे नहीं, जैसे नेपाल और भारत में बहुत समानताएं हैं। जी हाँ। तो नेपाल की अपनी आइडेंटिटी का भी सवाल है। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि नेपाल तो हमारे ही जैसा है। जी हाँ। अब ये कहने में हम तो सौहार्द के साथ कहते हैं, लेकिन एक आम नेपाली को ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम आपके जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। हाँ। हमारा देश अलग है, सॉवरेंटी है, सार्वभौमिकता है हमारी, उसमें अलग है। तो एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन भी है। रिलीजन के हिसाब से भी वो मोस्टली हिंदू है, और जोग्राफिकली भी हमसे कंटिगुअस है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम पे बहुत निर्भर हैं। तो ये जो निर्भरता आती है और जो प्रॉक्सिमिटी हो जाती है, उससे भी लोगों को परेशानी होती है। और यहाँ पर सर एक चीज़ देखी गई है कि भारत नेपाल संबंधों में गिरावट का कारण भारत द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड का भी रहा है। ये ब्लॉकेड ने कैसे ये भूमिका अदा की? नहीं, ब्लॉकेड का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो हमारी कोऑर्सिव डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं उसको। जी हाँ। कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हमने उनको थोड़ा हाथ मरोड़ने की कोशिश की और ये उनको नागवार गुजरा। लेकिन ये सवाल सिलसिला शुरू हुआ संविधान बनने से लेकर। हम चाहते थे कि एक तरह का संविधान बने जिसमें जो तराई के लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, उनको अपना पूरा हक मिले, फेडरल हो। जी हाँ। वो वहाँ के कुछ लोगों को नहीं गवारा था। तो वो पूरा हक इनको नहीं मिला, और हमने तब भी उनसे कहा कि आप संविधान को बदल दीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमने उस वक़्त कहा जब वो अपनी संविधान सभा से संविधान को पारित कर चुके थे और उसमें सिर्फ दस्तखत होने थे। तब हमने यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर जयशंकर, जो उस वक़्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको भेजा और कहा, लोगों से कहा, तो ये बात उनको नागवार गुजरी और उन्होंने नहीं किया जो हम चाहते थे। इससे हम नाराज़ हो गए। तब ब्लॉकेड लग गया उसके ऊपर,
उससे वहाँ के हर आम आदमी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी दवाइयाँ रुक गई, उनका पेट्रोल रुक गया, उनका खाने पीने का सामान जो था वो बहुत रुक नहीं गया, लेकिन बहुत सीमित दृष्टि से जाने लगा तो बहुत क्राइसिस हो गई। जी हाँ। कम से कम 5 महीने तक बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि बसेस के लिए पेट्रोल नहीं था। तो इस तरह की दिक्कत आने से वहाँ के लोग नाराज हो गए। ब्लॉकेट से जनमानस का भारत के प्रति एक जो रवैया था वो वाकई बदल गया, उनको ठेस लगी बहुत। जी हाँ। बाकी भारत ने समय समय पर नेपाल की बहुत मदद की, लेकिन ब्लॉकेट और एक नहीं 3 ब्लॉकेट, वो 3 पहले इतिहास में मत जाइए, उसको छोड़ दीजिए। तो अभी वाला ब्लॉकेट सबसे ज्यादा सख्त था। नेपाल संबंधों में 3 अगर मेजर रोड़े की बात करें, 3 मेजर कठिनाइयों की बात करें तो आप किन्हें लिस्ट करेंगे? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि जो उनके अंदर की राजनीतिक स्थिति है, जी हाँ, जो स्थिर नहीं है, वो एक कारण है बड़ा। जी। दूसरा, हम लोग अपनी डिप्लोमेसी में, जैसे कोऑर्सिव डिप्लोमेसी की बात करी है हमने, जी, उसमें कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कोई भी टेंडेंसी होती है टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, कई बार इंटरफियरेंस भी करते हैं। जी। तो दूसरा, भारत की अपनी डिप्लोमेसी और जिस तरह से हम नेपाल को देखते हैं और नेपाल के साथ संबंधों को सुधारने की या बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर है चीन का अभ्युदय। सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है, जी हाँ, क्योंकि चीन जो पहले था वो अब नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से चीन नेपाल में आना चाहता है। नेपाल में ही नहीं, सारे दक्षिण एशिया में आना चाहता है। उसके चीन के अपने कारण हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि नेपाल जैसे सेंसिटिव, स्ट्रेटेजिकली जो सेंसिटिव है हमारे लिए, जिसे हम बफर स्टेट भी कहते हैं। बफर कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जिसकी सुरक्षा हम समझते हैं कि हमारा दायित्व है। जी हाँ। और हमारी सुरक्षा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि नेपाल का रुख उसके प्रति क्या है। तो अगर नेपाल चीन से नज़दीक जाता है तो हमें अपनी सुरक्षा को चुनौती सी लगती है। तो ये चीन का उभर कर आना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चीन ने जो आर्थिक स्थिति चीन में है वो हमारी तो है नहीं, उसका मुकाबला हम कर नहीं सकते। चीन BRI से बिलियंस ऑफ डॉलर्स नेपाल में इन्वेस्ट करने को तैयार है, और चीन मिलिटरीली भी बहुत पावरफुल हो रहा है। तो इन सब कारणों से ऐसा लगता है कि चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव एक तरह से भारत को रास नहीं आता, और भारत नेपाल संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो कहा गया कि पुष्प कुमार दहल प्रचंडा जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आखिरी फाइल जो साइन की वो थी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को मंजूरी देने की। उन्होंने इससे पहले, मतलब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस डिमिट करने से पहले ये काम किया। नेपाल में भी इसका विरोध है। नेपाली पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम ग्रांट तो ले सकते हैं चीन से, लेकिन लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने आसपास के देशों का हश्र देखा है। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर जो चीन जोर डाल रहा है, तो क्या नेपाल को आप देखते हैं कि ये उसके ट्रैक में फंसेगा? देखिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2017 में दस्तखत किया गया, जब ओली जी थे, प्रचंड नहीं थे उस वक्त। उसके बाद भी ओली जी के वक्त में 2019 में प्रेसिडेंट शी नेपाल आए, विजिट किया उन्होंने, और तब इसको और अधिक फर्म किया गया। लेकिन इसका प्रोटोकॉल और इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोटोकॉल था उसको नहीं साइन किया गया। उसके बाद की सरकारों ने ये कहा, जो आप कह रहे हैं ठीक, कि हमको लोन नहीं चाहिए, हम आपको ग्रांट दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि हम आपको पैसा वापस चुका नहीं पाएंगे, जो चीन ने मना कर दिया। तो वो बात लटकी रही 2019 से लेकर अभी तक, वो बात लटकी रही और लटक रही है। तो इस बार भी अभी चीनियों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था नेपाल में, और उस डेलीगेशन ने कहा कि अब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, साइन कीजिए, और BRI के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो प्रचंड ने ये कहा कि अच्छा हम करेंगे, लेकिन आप ड्राफ्ट लाइए। तो ड्राफ्ट लाए, उस ड्राफ्ट में कुछ कमियां थी, वो साइन पूरा हुआ नहीं। और लेकिन ऐसा आभास होने लगा कि अब शायद वो शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक कारण कहा जा सकता है, जिससे कि सरकार में तनातनी हुई। कुछ ऐसे सदस्य थे जो ये नहीं चाहते थे
और गिरने का भी कारण बना सरकार जी, सरकार के गिरने का भी कारण बना। सरकार के गिरने के मैंने कहा ना, ये भी कारण है लेकिन आंतरिक कारण भी है। क्या हुआ कि सरकार में जो नए होम मिनिस्टर चुन के आए थे और नई पार्टी से चुन के जो आए थे, उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किए जिसमें ओली जी के पार्टी के बड़े नेताओं पर भी आंच आती थी एंटी करप्शन के चार्जेस को लेके, और नेपाली कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी आंच आती थी। तो वो लोग ज़रा उससे परेशान थे और चाहते थे कि किसी ढंग से इसको बंद किया जाना चाहिए। जो प्रचंड बंद करने को राज़ी नहीं थे, या उनको ऐसा लगा कि प्रचंड उसको बंद नहीं करेंगे, तो ये एक उनकी अपने स्वार्थों की बात भी है, राजनीति के स्वार्थों की कारण बहुत बड़ा है। नेपाली राजनीति में 3 बड़े चेहरे हैं जी, पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देववा जी। इनको आप भारत के साथ संबंधों में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मेरी समझ ये अखबारी एनालिसिस से थोड़ी अलग है। मैं जैसा पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये सब सत्ता लोलुप हैं और शक्ति के संघर्ष में फंसे हुए हैं। जिसको ये लगेगा कि भारत उसको मदद करता है, वो भारत के साथ रहेगा। जब भारत को उनको लगेगा कि भारत से मदद नहीं मिल रही है, वो भारत के खिलाफात करेंगे, वो दूसरी तरफ देखने लगे। देवबा भी ये करेंगे, ओली भी ये किए हैं और करेंगे, और प्रचंड ने भी ये किया है और करेंगे। इसीलिए जहाँ भारत का प्रश्न है, अगर उनको ये लगता है कि हमको भारत से हमें सत्ता में रहने में मदद मिलती है, तो वो हमारे लिए सहयोग का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कन्वीनियंस की रिलेशनशिप है, ये एक पावर सेंट्रिक रिलेशनशिप है। भारत नेपाल के रिलेशंस में सीमा विवाद भी बहुत खुल कर आया। केपी शर्मा जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, मैप बदल दिए, राष्ट्र चिन्ह बदल दिया और लिम्पियाधुरा काला पानी को अपने में मिलाने बता दिया। उन्होंने मिला लिया है, ज़मीन पे चाहे हुआ वो ना हो। वही चीज़ साउथ नेपाल के अंदर भी सीमा विवाद है। ये भारत के और नेपाल के संबंधों में कितनी खटास लाता है? देखिए, ये जो सीमा विवाद है बहुत पुराना है। जी हाँ, ये 1816 की ट्रीटी में है, सुगोली ट्रीटी में जी। जो काली नदी को लेकर उसमें विवाद है। उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि अंग्रेज़ों ने उस ट्रीटी में स्पष्टीकरण नहीं किया कि काली नदी कौन सी है, और उनके अपने नक्शों में अंग्रेज़ों के होते हुए समय में भी कहीं काली नदी इधर दिखाई गई, कभी काली नदी उधर दिखाई गई, और उसमें लिखा ये है कि काली नदी के पूर्व का हिस्सा एक तरफ रहेगा, पश्चिम का हिस्सा दूसरी तरफ रहेगा। और वो जब आप काली नदी को नहीं स्थिर कर सकते तो वो डिस्प्यूट रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक लिम्पियाधुरा वाला इलाका हमेशा भारत के पास में रहा है, पिथौरागढ़ का, और उसको भारत और चीन के एग्रीमेंट में भी उसका जिक्र है। जी हाँ, कि हम इधर से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो मसला है 1816 की ट्रीटी का, वो करीब समझ लीजिए 200 जितने भी साल हो गए हैं, उसके बाद उठाया गया। और ये ओली ने तब उठाया जब, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि उनको ये लगा कि वो उनके ऊपर भारत का दबाव है किसी न किसी ढंग से, चाहे वो संविधान को लेके हो, चाहे उनकी अपनी सत्ता को लेके हो। और उसी बात के लिए और अपनी स्थिति को एक राष्ट्रवादी के रूप में, अपने नेतृत्व को एक राष्ट्रवादी के रूप में उभारने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे किया, उसमें ये सबसे बड़ा काम था। जी हाँ, कि देखो, मैंने जो इतना पुराना इशू था वो मैं अपने में ले आया, मैंने उसको फॉर्मलाइज कर दिया। हाँ, और इरिवर्सिबल। हाँ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि खाली आपने नक्शे में लाने से वो कोई फैसला उसका नहीं होता है। लेकिन कटुता तो आ गई सर, कटुता बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत आ गई। नहीं, अभी नहीं, अभी प्रचंड के वक्त में भी, क्योंकि वो प्रचंड के सपोर्टर्स थे, उन्होंने प्रेशर डाला कि 100 रुपए के नोट पर भी वो नक्शा छापा जाए, और उन्होंने उसकी मंजूरी दी। नहीं, क्योंकि प्रचंड तो बहुत माइनॉरिटी में है, उनके तो 32 सीटें हैं जी, तो उनके समर्थन के लिए वो डाला, और ये उन्होंने भी किया। और सर, इसके साथ एक और चीज़ जो हुई भारत नेपाल के संबंधों में, आपने कहा कि हम सांस्कृतिक रूप से भी एक हैं, हमारा फ्री बॉर्डर भी है, सब बातें हैं,
आज अग्निपथ की वजह से, अग्निपथ स्कीम के बाद 3 साल से भारत के सेना में नेपाली गोरखे नहीं आ रहे जी। और ये चीज़ हमने देखी कि उन्होंने अग्निपथ स्कीम को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। और इसके साथ एक सैकड़ों सालों से चल रही परिपाटी, जिसमें नेपाली गोरखे पहले ब्रिटिश आर्मी में आते थे, फिर भारत की आर्मी में आते, उनकी रेजिमेंट्स हैं, और वो बंद हो गई। तो इससे कितना असर पड़ा? देखिए, जो अग्निवीर की स्कीम है जी, वो भारत में भी उसके ऊपर विवाद है, विवाद है जी। मुझे ये कहना चाहिए, विरोध भी है, विवाद भी है। और नेपाल वालों ने भी ये सोचा कि 4 साल के लिए हमारा नौजवान सरकार में जाएगा, सेना में जाएगा, और उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी जी। और यही नहीं, ये सब लोग हथियार चलाना सीख जाएंगे। और चूंकि वहाँ 10 साल का माओवादी क्रांति रही थी, तो उनको वो गवारा नहीं था, पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उस स्कीम को चालू नहीं किया। लेकिन गोरखा रिक्रूटमेंट, अगर रेगुलर आप रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें नेपाल का ऐतराज़ अभी भी नहीं है। जो अग्निवीर के थ्रू करेंगे आप, उसका ऐतराज़। जी हाँ। तो भारत नेपाल संबंधों में चीन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। चीन की एक भूमिका है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जियोग्राफिकल एडवांटेज भारत के साथ है नेपाल का, वो चीन मेरे ख्याल से, या हमारे, चाहे वो रेल लेके आए, चाहे सड़क लेके आए, या हवाई यातायात लेके आए, वो कभी रिप्लेस कर नहीं सकता। ठीक है, ये बात तो रिप्लेस तो नहीं कर सकता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि उसका हिमालयन बैरियर ब्रीच हो गया है। जी हाँ सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, उसके साथ संबंधों पे कुछ अनछुए पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला। और हम उम्मीद करते हैं सर कि हमारे दर्शकों को ये साक्षात्कार पसंद आएगा। थैंक यू सर। नमस्कार।